सोचिए आपको हिंदी साहित्य का 1000 साल पुराना बिखरा हुआ इतिहास लिखने को कहा जाए। हम्म। कहाँ से शुरू करेंगे, कौन जरूरी है कौन नहीं, ये कैसे तय करेंगे? ये एक लगभग नामुमकिन सा काम लगता है। बिल्कुल। लेकिन एक शख्स ने न सिर्फ ये काम किया, बल्कि आने वाली पूरी सदी के लिए एक तरह से कहें तो खेल के नियम ही तय कर दिए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका सफर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से नहीं, बल्कि मिर्जापुर में एक ड्राइंग टीचर के तौर पर शुरू हुआ। हाँ, हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन और काम पर रोशनी डालते हैं, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक इंसान हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पैमाना बन गया। तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। उनका जन्म तो 1884 में बस्ती जिले के एक गांव में हुआ, लेकिन उनकी असल कहानी मिर्जापुर से शुरू होती है, जहां उनका बचपन बीता। और ये कोई बहुत आसान बचपन नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब वो सिर्फ 9 साल के थे, उनकी माँ गुजर गई। अच्छा। और जैसा कि अक्सर उस दौर में होता था, विमाता का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। इस अकेलेपन और दुख ने उन्हें बहुत कम उम्र में, मतलब अपनी उम्र से ज्यादा गंभीर और समझदार बना दिया। मतलब वो अपने अंदर ही चीजों को ज्यादा सोचने लगे होंगे। हाँ, एक तरह से अंतर्मुखी हो गए। और ऊपर से पिता का दबाव। उनके पिता चंद्रबली शुक्ल चाहते थे कि बेटा कचहरी में काम करे, बड़ा अफसर बने। जी। इसके लिए उन्हें वकालत पढ़ने इलाहाबाद भी भेजा। उस जमाने में लॉ की पढ़ाई आप मान लीजिए आज के IIT IM जैसी मानी जाती थी। सही बात है, लेकिन शुक्ल जी का दिल और दिमाग तो साहित्य में रमता था। तो नतीजा क्या होना था? वकालत की पढ़ाई में मन नहीं लगा और वो फेल हो गए। उनके पिता ने हार नहीं मानी, नायब तहसीलदारी की नौकरी दिलाने की भी कोशिश की, पर शुक्ल जी का स्वाभिमान आड़े आ गया। वो किसी की सिफारिश से या अपने मन के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहते थे। मैं भी देखिए, मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है। एक तरफ परिवार का दबाव है कि एक सुरक्षित करियर चुनो, और दूसरी तरफ एक नौजवान है जो अपनी रुचि पर अड़ा हुआ है। हाँ। तो इस एक तरह के विद्रोह के बाद साहित्य में उनकी एंट्री कैसे हुई? मतलब ड्राइंग टीचर से आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिका के सहायक संपादक तक का सफर, ये कैसे तय हुआ? ये दौर असल में उनकी तैयारी का दौर था। मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग पढ़ाते हुए वो लगातार पढ़ और लिख रहे थे। अच्छा। उनके लेख उस समय की बड़ी पत्रिकाओं में छपने लगे थे। लोग उनकी विद्वत्ता और क्या कहते हैं, भाषा पर उनकी पकड़ को पहचानने लगे थे। मतलब वो सिर्फ एक और लेखक नहीं थे? नहीं, उनके लिखने में एक वजन था, एक विश्लेषण था जो लोगों का ध्यान खींच रहा था। और फिर आता है वो बड़ा मौका, 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का बुलावा। जी। उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का काम सौंपा गया। ये कोई छोटी मोटी डिक्शनरी नहीं थी, है ना? अरे नहीं, ये हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक और विशाल शब्दकोश बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। पर सवाल ये है कि एक ड्राइंग टीचर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिल गई? जरूर किसी ने उनकी काबिलियत को पहचाना होगा। पहचानने वाले थे श्याम सुंदर दास जैसे दिग्गज। उन्होंने शुक्ल जी के लेखों में वो चिंगारी देख ली थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये इंसान सिर्फ शब्दों का ज्ञानी नहीं है, बल्कि भाषा की आत्मा को समझता है। और उनका भरोसा सही साबित हुआ। बिल्कुल। बाद में श्याम सुंदर दास ने खुद लिखा कि शब्द सागर की जो आज इतनी उपयोगिता है, उसका ज्यादातर श्रेय शुक्ल जी को ही जाता है। वाह। और यहीं से उनका अकेडमिक करियर आसमान छूने लगा। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बने और फिर अपनी मृत्यु तक वहीं विभागाध्यक्ष रहे। तो इस तरह उनका एकेडमिक सफर सेट हो गया, और इसी स्थिरता ने शायद उन्हें वो स्पेस दिया जहां वो अपना सबसे जरूरी काम कर सके। मतलब उनकी किताबें और निबंध। हाँ, उनका रचना संसार तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। श्रुत उसे 3 हिस्सों में बांटता है। हाँ। मौलिक, अनूदित और संपादित। जी। मौलिक कृतियों से शुरू करते हैं, क्योंकि असली खेल तो वही है। बिल्कुल। और मौलिक कृतियों में भी 3 अलग-अलग रंग हैं। पहला है आलोचनात्मक ग्रंथ। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। शुक्ल जी से पहले हिंदी में आलोचना का मतलब था वाह क्या खूब लिखा है, या अरे इसमें तो मजा नहीं आया। मतलब ज्यादातर समीक्षा व्यक्तिपरक थी, तारीफ या बुराई तक सीमित। एग्जैक्टली। एक तरह से पसंद नापसंद का खेल था। अच्छा। शुक्ल जी ने इसे बदला। उन्होंने कहा, रुको, ऐसे नहीं, हम कवि की भाषा, उसके अलंकार, समाज पर उसके असर और किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराई, इन पैमानों पर बात करेंगे। तो उन्होंने सूर, तुलसी और जायसी जैसे कवियों को सिर्फ भक्त कवि कहकर नहीं छोड़ा। नहीं, बल्कि उनके काव्य की चीर फाड़ करके दिखाया कि वो महान क्यों हैं। इसी को वैज्ञानिक या शास्त्रीय आलोचना कहा गया। मतलब उन्होंने साहित्य को भावनाओं के खेल से निकालकर एक डिसिप्लिन,
एक शास्त्र बना दिया। हाँ, ये गेम चेंजर था। और इसी में रस मीमांसा जैसी किताब भी आती है। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या है? देखिए, क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोई कविता या कहानी पढ़ते हुए हमें अच्छा या बुरा क्यों महसूस होता है? आपने एकदम सही पकड़ा। रस का मतलब है वो भावना या एहसास जो हमें कला का अनुभव करते हुए मिलता है। खुशी, दुख, गुस्सा, हैरानी। और मीमांसा? मीमांसा का मतलब है गहरा विश्लेषण। तो रस मीमांसा का मतलब हुआ इस बात की गहरी पड़ताल कि कला आखिर हमारे मन में भावनाएं जगाती कैसे हैं। अच्छा। ये भारतीय काव्यशास्त्र का सदियों पुराना सिद्धांत था, लेकिन शुक्ल जी ने उसे अपने समय के हिसाब से मनोवैज्ञानिक नजरिए से दोबारा विश्लेषित किया। ठीक है, तो आलोचना के बाद उनकी दूसरी बड़ी पहचान है एक निबंधकार के तौर पर। जी, चिंतामणि। हाँ, उनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि तो बहुत प्रसिद्ध है। स्कूल में हम सबने मित्रता या उत्साह जैसे निबंध पढ़े हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ स्कूल के निबंध नहीं है। हाँ। उन्होंने मनोविकारों यानी इमोशंस पर जो लिखा वो कमाल का है। वो क्रोध, करुणा, घृणा जैसे भावों की सिर्फ परिभाषा नहीं देते, वो बताते हैं कि ये भाव हमारे अंदर काम कैसे करते हैं, समाज में इनकी क्या भूमिका है और ये जरूरी क्यों है। मतलब वो एक साहित्यकार की तरह नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक की तरह इन भावों को कुरेदते हैं। बिल्कुल। यहीं पर उनकी वो मशहूर लाइन आती है जो मुझे हमेशा हैरान करती है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। मतलब कौन सोच सकता है कि गुस्से और अचार का कोई रिश्ता हो सकता है? ये लाइन अकेली ही उनके जीनियस को दिखाती है ना? बिल्कुल। और सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। अचार या मुरब्बा तुरंत नहीं बनता, उसे समय तक संभाल कर रखना पड़ता है। सही बात है। क्रोध एक तात्कालिक भाव है जो आया और गया, लेकिन जब आप उस क्रोध को मन में पाल कर रख लेते हैं, उसे प्रिजर्व कर लेते हैं, तब वो बैर बन जाता है। वाओ। और देखिए, मुरब्बा समय के साथ मीठा होता है और अचार तीखा या खट्टा। बैर भी तो ऐसा ही है, वक्त के साथ या तो नरम पड़ जाता है या और जहरीला हो जाता है। एक लाइन में पूरी साइकोलॉजी समझा दी, कमाल है। यही तो बात थी। और उनकी तीसरी और शायद सबसे बड़ी मौलिक कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास। जी। आज भी यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य पढ़ने वाला कोई भी छात्र इस किताब को पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा क्या खास है इस किताब में? खास ये है कि उन्होंने सिर्फ कवियों और उनकी रचनाओं की लिस्ट नहीं बनाई, उन्होंने पहली बार एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया। अच्छा। उन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में कैसे बांटा जा सकता है। उन्होंने समझाया कि किसी खास समय में एक ही तरह की रचनाएं क्यों लिखी जा रही थीं। उसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण क्या थे। बिल्कुल। उन्होंने एक बिखरी हुई परंपरा को एक सुसंगत कहानी, एक नैरेटिव दिया। मतलब वो इतिहासकार नहीं, साहित्य के वास्तुकार थे। क्या बात कही है। उन्होंने वो इमारत खड़ी की जिसमें आज भी हम सब रह रहे हैं। तो उन्होंने आलोचना के नियम बनाए, मनोभावों का विश्लेषण किया और साहित्य का इतिहास लिखा। इसके अलावा उन्होंने अनुवाद और संपादन का भी बहुत काम किया। निश्चित रूप से। भ्रमर गीत सार का संपादन हो या शशांक जैसे उपन्यास का अनुवाद, ऐसा लगता है कि वो साहित्य के हर फॉर्मेट में महारथी थे। और इन सब कामों के पीछे उनकी भाषा और शैली एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करती है। हाँ, उनके गद्य में एक अजीब सा जादू है। इस पर बात करना जरूरी है। कहते हैं उनकी भाषा के दो रूप मिलते हैं, एक बहुत ही मुश्किल संस्कृत से भरे शब्दों वाली क्लिष्ट, और दूसरी एकदम सरल जिसमें गांव के मुहावरे तक मिल जाते हैं। ये दो अलग अलग लेखक लगते हैं। ये दो लेखक नहीं, एक ही लेखक के दो अलग अलग मकसद हैं। जब वो रश्मि मानसा जैसे गंभीर विषय पर लिख रहे होते हैं तो उनकी भाषा एक जज की तरह होती है, दकीक, तर्कपूर्ण और भारी भरकम। अच्छा। वहां वो संस्कृत के तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सूक्ष्म और जटिल विचारों को व्यक्त करना होता है। और जब वो क्रोध या मित्रता जैसे मनोवैज्ञानिक विषय पर लिखते हैं तो उनकी भाषा एक दोस्त जैसी हो जाती है, सरल, सीधी और व्यवहारिक। और इसी दूसरी वाली भाषा में वो तड़क भड़क, अटकल पच्चू और जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे मुहावरों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते। एक इतना बड़ा विद्वान और भाषा इतनी जमीन से जुड़ी हुई। यही उनकी खासियत थी। वो जानते थे कि विचार को पाठक तक पहुंचाना सबसे जरूरी है। अगर इसके लिए आम बोलचाल के शब्द इस्तेमाल करने पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो उनकी शैलियों को हम तीन तरह से देख सकते हैं। हाँ, जैसा आपने कहा, एक जज की तरह आलोचनात्मक शैली, दूसरी एक जासूस की तरह गवेषणात्मक शैली जिसमें वो किसी विषय की तह तक जाकर सबूत खोजते हैं, और तीसरी एक कवि की तरह भावात्मक शैली।
जो उनके मनोवैज्ञानिक निबंधों में दिखती है, जहां गद्य पढ़ते पढ़ते कविता का मजा आने लगता है। बिल्कुल। उनकी शैली को बहुत महान माना जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। पूछे। क्या उनकी संस्कृतनिष्ठ जटिल भाषा ने उन्हें आम पाठक से थोड़ा दूर नहीं कर दिया? क्या ये एक तरह की एकेडमिक गेटकीपिंग थी कि साहित्य को समझना हर किसी के बस की बात नहीं? ये एक बहुत वैध सवाल है और कई आलोचक ये बात उठाते भी हैं। ये सच है कि उनके गंभीर आलोचनात्मक ग्रंथ पहली बार पढ़ने में किसी भी पाठक को डरा सकते हैं। लेकिन शुक्ल जी का तर्क ये था कि अगर विचार गंभीर हैं तो उसे व्यक्त करने के लिए भाषा भी वैसी लगेगी। वो भाषा को सरल बनाने के चक्कर में विचार की गहराई से समझौता करने को तैयार नहीं थे। तो मतलब पाठक को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके पाठक बनने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार आप उनकी दुनिया में प्रवेश कर गए तो आपको जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। चलिए, अब आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल का स्थान क्या है? उन्हें युग प्रवर्तक यानी एक नए युग की शुरुआत करने वाला क्यों कहा जाता है? उन्हें युग प्रवर्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदी चिंतन की दिशा बदल दी। दिशा बदल दी। हाँ, उनसे पहले साहित्य का मकसद मनोरंजन या ईश्वर की भक्ति तक सीमित माना जाता था। शुक्ल जी पहले बड़े विचारक थे जिन्होंने साहित्य को जीवन के बड़े मकसद से जोड़ा, जिसे उन्होंने लोक मंगल कहा। लोक मंगल का जिक्र बार बार आता है। इसका सीधा सा मतलब तो समाज का भला हुआ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है उनके लिए इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत गहरा। उनके लिए लोकमंगल सिर्फ समाज सेवा या कोई चैरिटी का काम नहीं था। उनका मानना था कि महान कला या साहित्य वो है जो इंसान को उसके छोटे से मैं और स्वार्थ के दायरे से बाहर निकालकर पूरी इंसानियत के दुख सुख से जोड़ दे। अच्छा। जब आप किसी कविता को पढ़ के रोते हैं या किसी कहानी के किरदार के साथ खुश होते हैं तो उस पल के लिए आप अपने निजी दुख सुख भूल जाते हैं। हाँ, होता है। आपका हृदय फैलता है, आप इंसानियत के कलेक्टिव इमोशन का हिस्सा बन जाते हैं। हृदय की इसी मुक्ता अवस्था को, इसी विस्तार को वो लोकमंगल की साधना अवस्था कहते थे। मतलब कला का मकसद इंसान को बेहतर और बड़ा बनाना है? बिल्कुल। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। यानी कला सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि इंसान को नैतिक रूप से बेहतर बनाने का एक जरिया है। जी। उनके इस पूरे योगदान के लिए उन्हें सम्मान भी मिला। चिंतामणि के लिए उन्हें उस समय का सबसे प्रतिष्ठित मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। हाँ, उन्हें सम्मान मिला, लेकिन उनका असली सम्मान वो विरासत है जो वो छोड़ गए। 2 फरवरी 1941 को उनका निधन हो गया। लेकिन आज भी जब हिंदी साहित्य में किसी बात को प्रामाणिक साबित करना होता है तो कहा जाता है शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। वो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था बन गए। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिर्फ एक आलोचक, निबंधकार या इतिहासकार नहीं थे। नहीं, वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को देखने, समझने और परखने का एक पूरा सिस्टम, एक नया नजरिया दिया। बिल्कुल। उनकी वैज्ञानिक आलोचना दृष्टि, मनोविकारों की गहरी समझ, साहित्य को लोकमंगल से जोड़ने का उनका आदर्श और उनकी सधी हुई भाषा, ये सब मिलकर उन्हें वो जगह देते हैं जहां आज तक कोई दूसरा नहीं पहुंच पाया है। वो हिंदी साहित्य के आकाश का वो ध्रुव तारा है जिसे देखकर आज भी दिशा तय की जाती है। और यहीं पर एक सवाल आज के संदर्भ में सोचने के लिए रह जाता है। जी। शुक्ल जी ने साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य लोक मंगल यानी समाज को भावनात्मक और नैतिक रूप से जोड़ना और बेहतर बनाना माना था। आज के डिजिटल युग में जहां कला और मनोरंजन के अनगिनत रूप हैं, जहां हर कंटेंट को वायरल होने और व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर तौला जाता है, क्या कला का ये लोकमंगल वाला उद्देश्य आज भी उतना ही मायने रखता है या फिर ये एक पुराना पड़ चुका आदर्श है?